बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद रिजवान सरवर और आप प्रोग्राम देख रहे हैं हीरोज़ ऑफ पाकिस्तान। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में आपकी मुलाकात जिस शख्सियत से करवानी है वो सियासी और समाजी शख्सियत तो हैं ही, मगर इसके साथ साथ ख़ास तौर पर ख़वातीन के लिए उनकी आवाज़ बनती आई, पंजाब असम्बली की रुकन रहीं और इसके साथ साथ न सिर्फ सियासत बल्कि मजहबी और रूहानी इल्म में बड़ी गहरी दिलचस्पी भी रखती हैं और गहरी नज़र भी रखती हैं। जी हाँ, मेरी मुराद सादिया सुहेल राना साहिबा से है। आइए अंदर चलते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं और तमाम तर सवालात ख्वाह वो सियासत के हवाले से हैं या रूहानी ज़िंदगी के हवाले से हैं उनसे पूछते हैं। जी मैडम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, वेलकम जी। थैंक यू जी, थैंक यू। कैसी हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, खैरियत से हैं जी? आइए तशरीफ लाएं। मैडम, सबसे पहले तो ये बताइए कि कहाँ पैदा हुई, जिंदगी का आगाज, क्योंकि प्रोग्राम का आगाज हम करते हैं आपकी जिंदगी के आगाज से, आगाज कहाँ हुआ और बचपन कैसा गुजरा? अच्छा रिजवान, पैदा तो मैं लाहौर की हूँ। ठीक है। बेसिकली हम लोग जम्मू कश्मीर से हैं। ओके। लेकिन हमारे पेरेंट्स माइग्रेट करके, मेरे अब्बू तो है उस टाइम 14 साल के थे, सियालकोट के रास्ते लाहौर आए थे। ठीक है। और पैदा मैं लाहौर कैंट की हूँ। तालीम भी इब्तदाई आर्मी स्कूल था, FG मॉडल हाई स्कूल, वहां से हासिल की लाहौर में। हाँ, लाहौर में। फिर इस्लामिया कॉलेज और फिर लाहौर कॉलेज से तालीम हासिल करी। बचपन मेरा ना बड़ा ही अजीब था, डबल रोल था। अच्छा, मैं अपनी तालीमी इदारे में मैं बहुत प्रोमिनेंट, बहुत ज्यादा वोकल और अच्छी स्टूडेंट थी और खासतौर पे टीचर्स की बड़ी फेवरेट थी और सब लड़कियां फ्रेंड्स थी। मतलब किसी से कोई लड़ाई नहीं, बहुत। और जो हेड गर्ल रही स्कूल की, मॉनिटर हमेशा क्लास की, इस तरह की प्रोमिनेंट चीजें। और घर में मैं उतनी खामोश तबा और बड़ी सबकी बातें मानने वाली। घर में खामोश थी लेकिन बाहर आप सोशल और उस तरह से जैसे नेटवर्किंग वाले लोग होते हैं। हाँ, वो बिल्कुल ऐसे ही था। ये एक था मेरी शख्सियत का एक अजीब सा पहलू, लेकिन हमेशा से फर्मा बरदार, बात मानने वाली। लेकिन एक शरारतें भी की। दोपहरों को गर्मी की शदीद गर्मियों में दोपहर में जब घरों में सोने का रवाज था, हमारे जमाने में तो था, अब तो खैर यंग है, जमाना बदल गया है। जमाना बदल गया। और पेरेंट डांट डांट के कमरों में बंद करके सुलाते थे और वहां से कमरों से सब प्रोग्राम बना के पूरी नेबरहुड की जो हम लड़कियां लड़के हम लोग बंक करते थे घर से। और उसके बाद पेड़ों पे चढ़ के जामुन तोड़ के खा रहे हैं, अमरूद खा रहे हैं। अच्छा मैडम, उस दौर में फिजिकल एक्टिविटीज होती थी और बचपन में खेल, दौड़ना और खेलना। आज के दौर में एक बहुत बड़ा एक फुकदान है इस चीज का, मोबाइल्स आ गए हैं, वो गेम्स भी मोबाइल पर हैं, तो ये एक इस जनरेशन के लिए बहुत बड़ी एक नुकसानदेह चीज है। मैं कहती हूँ इतना बड़ा सेटबैक है इस जनरेशन के लिए। मुझे अपनी गेम्स याद है, हम वो पकड़न पकड़ाई, छुपा छुपी और वो पानी, बर्फ पानी, और वो इतनी दौड़ भाग वाली सारी गेम्स थी। और हम लोग क्रिकेट भी खेलते थे, बैडमिंटन भी खेलते थे। लेकिन आज अब बच्चे उठ ही नहीं पाते, या तो वो अब अभी वो होश नहीं संभालते, मोबाइल हाथ में, टैब्स हाथ में। बिल्कुल बिल्कुल। अब हेल्थ इशू देख लेना, इतनी कम उम्र बच्चों में आजकल मोटापा। मैं तो कोई मल्टीपल ऑपरेशंस और इस स्टेज में पहुंची हूँ। आप मेरी यूथ की पूरी अगर देखें कोई पस मंजर, एक भी हमारे वालिद साहब कहते थे कि आंखों पे हल्के और ये आपका मोटा होना, या अभी तक मुझे तो खैर डांट पिटती थी, लेकिन जो एक टाइम था पीक का हमारे यूथ मतलब जवानी का, वो अपने भाग दौड़, एक्सरसाइज। और आप देख लिया हमारे स्कूल्स में सुबह असेंबली होती थी, आपने वॉक करके सारा लाइंस बना के इकट्ठा होना है, कौमी तराना पढ़ना है, तलावत होनी है। और उसके बाद हम लोगों का NC और डिफरेंट गेम्स, हमारी टीमें बनी होती थी, हम गेम्स का हिस्सा होते थे, मीना बाजार होते थे, हम उसमें पार्टिसिपेशन एक्टिविटीज बहुत होती थी, फिजिकल। आजकल तो सब बच्चों का ना, बच्चों ने तो बेचारों ने कुछ देखा ही नहीं है। बिल्कुल, कंपटीशन एक डेवलप हो जाता है। हाँ, बहुत। और हेल्दी आपने खाना भी अच्छा खाना है, फास्ट फूड का ट्रेंड नहीं था, फास्ट फूड का ट्रेंड, घर का खाने थे। इवन नाश्तों में पराठे भी खाते थे। लेकिन हमारा स्कूल काफी दूर था, लेकिन हम वॉक करके जाते थे। अच्छा। कोई गाड़ी और बाइक पे यहाँ पे छोड़ने का रवाज नहीं था। कहते थे यही तो है 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर को तो कोई
मानता ही नहीं था डिस्टेंस। खुराक भी बेहतर थी और एक्टिविटीज भी बेहतर थी, तो एक वो तंदुरुस्ती रहती थी। और आजकल बीमारियां हम जो देख रहे हैं वो छोटी उम्र के लड़के लड़कियों में, आप यंग डेथ्स कितना देख रहे हैं, सडन कार्डियक अरेस्ट, क्योंकि बच्चों का लाइफस्टाइल, हम रात को लेट बच्चे अब खा के फास्ट फूड सोते हैं और ना उसके बाद वॉक होती है ना एक्सरसाइज होती है, तो एयर कंडीशन से हम बाहर निकल नहीं सकते। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे याद है हम अपने बचपन में ना, हमारा घर का सेहन बहुत बड़ा था और 20-21 चारपाइयां आ सकती थी उसमें, और एक अंग्रेजों के जमाने का पंखा था, जब वो चलता था तो वो आखिरी चारपाई तक हवा आती थी। और छिनकाव भी थी, बरकत थी उस दौर में जी। छिनकाव करना, पहले जब उसकी मिट्टी की तपिश खत्म हो जाती, फिर बिस्तरे बिछते, फिर रात को खुले आसमान के नीचे सितारों को देखना, कहानियां सुननी और बातें करनी, रात को गर्मियों की रातों में आम खाने, मतलब वो एक अलग ही फन था। अब वो फ्रूट से दूर हो गए बच्चे, ये जो खास तौर पर ये सब्जियां हो गई, हाँ इनसे दूर। ये बच्चे अब डब्बे के जूसेस पीते हैं। हमें मुझे याद है पूरी गर्मियां अब्बू ना दूध अदरका होता है, दूध एंड दही का मिक्सर, और साथ गरम गरम कुलचे मक्खन लगा के, और वो खाया हुआ है, फल खाए में। और मैं अभी कोविड में मैं अपने वालिद को भी मेरे हुआ, और मेरे अम्मी को भी, मेरे हस्बैंड को भी, मेरे ड्राइवर को भी, और मैं डॉक्टर साहबा के साथ, यास्मीन के साथ, वो जो थे हमारे आइसोलेशन सेंटर विजिट करती थी विदाउट एनी मास्क, तो मुझे कोविड नहीं हुआ। अच्छा। वन ऑफ माय फ्रेंड डॉक्टर है, उन्होंने कहा तुमने क्या ऐसी तुम्हारी डाइट में क्या रहा? मैंने कहा फ्रेश फ्रूट्स, ऑरेंज का टाइम था उन दिनों, से पहले सीजन गुजरा था, और मैं फ्रूट लवर हूँ। मैंने मौसमी फल खाना ना दे, मुझे मौसमी फल दे, बस मैं खाती हूँ। वो कहते हैं तुम्हें बचा के, तुम्हारा इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग कर गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो आई थिंक नेचुरल जो अल्लाह की बनाई हुई चीजें हैं ना, ये बेहतरीन है, और ये बड़ा जरूरी है कि आज की जो जनरेशन है इनको इन चीजों का पता लगे और इस तरफ रुझान पैदा, इस तरह से एक मोटिवेशन है। मैं आपसे सवाल भी इसीलिए कर रहा हूँ ताकि अंदाजा हो कि ये इम्यून सिस्टम और ये हेल्थ जो है ये सबसे कीमती चीज है, बहुत कीमती, और इसका हमें ख्याल रखना जरूरी है, क्योंकि आज हर शख्स मसरूफ बहुत है और काम बहुत ज्यादा है, मगर हेल्थ के लिए टाइम नहीं निकल पाता। देखिए हम बच्चों को बाहर लेके जाते हैं ना, समोसे खा रहे हैं, फ्रेंच फ्राइज खा रहे हैं, हम लोग निकलते थे शकरकंदी खाते थे, चने खाते थे, मकई खाती थी, सिंघाड़े मिलते हैं, और वो इतनी हेल्दी फूड है, और वो हमारे बच्चे कहते हैं ये क्या चीज है, तनी क्या लोग। मैंने हमेशा, ये आज भी जाती हूँ, मैं छल्ली खाऊंगी, शकरकंदी, मेरी चॉइस ऑफ थिंग्स ये है। बच्चे कहेंगे फ्राइज ले दें, बर्गर ले दें, शवरमा ले दें, ये सब वो चीजें हैं जो बच्चों की सेहत की और हम सब की सेहत की बर्बादी का बायस है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मैडम, कुछ बताएं, सियासत में कब आई, और ये क्या विरासती एक जो चल रही होती है एक चेन कह लें, या फिर आप अपने खानदान का वो पहला सपूत हैं जो सियासत में है? अच्छा, पता है क्या, हमारा खानदान का कोई दूर दूर तो ताल्लुक सियासत से नहीं था। अच्छा। हाँ, मेरी एक फुप्पो है, अल्लाह ताला 9 फुप्पो में से वही सबसे छोटी है और रह गई हैं। उनका ताल्लुक रहा है पीपल्स पार्टी से, मतलब वो पीपल्स पार्टी में थोड़ी एक्टिव थी, लेकिन इस लेवल पे कोई भी नहीं था जिस तरह मैं आई। मैंने तो ओवरसीज पाकिस्तानी थी, 2002 में मैं पाकिस्तान वापस आई, शिफ्ट हुई, और 2003 में अच्छा वो एक यहाँ हमारे ही एरिया में एक छोटी सी मेंबरशिप कैंपेन थी पीटीआई की, ठीक है, वो यहाँ पे हुई। इमरान खान साहब हीरो रहे हम सब के, और हैं, एक मेंबरशिप पेपर से साइन करके ज्वाइन किया। अच्छा। बस ये कि क्योंकि मैं जब उनकी गुफ्तगू सुन रही थी तो मुझे लगा कि क्योंकि पाकिस्तान किस सन में आपने बताया ये आपने ज्वाइन किया? 2003 में। हाँ। अच्छा, तो तब तो ये नई पार्टी थी? बिल्कुल नई थी, और मैं बताया ना 25 लोगों का हमारे यहाँ गैदरिंग थी जिसपे खान साहब तशरीफ लाए थे। तो वो मेरा जज्बा था, मुझे ना पाकिस्तान से मोहब्बत जो है ना वो मेरे खून में शामिल है, क्योंकि जम्मू कश्मीर से जब हमारी फैमिली माइग्रेट करके आई और बहुत सी शहादतें हमारी फैमिली में हुई, माओ ने अपनी बच्चियों को अपने हाथ से खाइयों में सुपुर्द किया, क्योंकि जिस तरह के अटैक्स हो रहे थे और नौजवानों ने अपनी जानें दी। तो हमारे वालिद साहब ने हमारी परवरिश में जो एक चीज़ रखी कि वतन से मोहब्बत, और वतन से आगे कुछ नहीं। और मुझे उनकी गुफ्तगू सुन के लगा कि ये मुल्क से मोहब्बत करते हैं और यही मिशन है उनका। तो दैट्स व्हाई आई ज्वाइन पीटीआई, और फिर उसके बाद मैं ग्रास रूट लेवल की वर्कर थी इसी एरिया की। ठीक है। आज से मैंने पार्टी के सारे होते, यूनियन काउंसिल से लेके प्रेसिडेंट लाहौर, जनरल सेक्रेटरी पंजाब, इलेक्शन लड़कर, और फिर पीटीआई की हिस्ट्री की पहली फीमेल पंजाब की एमपीए बनी।
2 टेन्योर मुझे अल्लाह ने जी, जी। दिए, और अल्लाह के बाद पार्टी की लीडरशिप की, जी, ये जी, है, जी। काम किया एज ए वर्कर, और आई एम द ओनली वन जो इस लेवल तक सियासत में आया और जिसने काम किया। अच्छा, आप क्या समझती हैं कि आपके दौर में या पीटीआई के दौर में चले कह लें, ख़वातीन के लिए कोई ख़ास कोई ऐसे इकदाम उठाए गए हों जिससे कोई एक मेजर चेंज आया हो? मेरे ख्याल में बिल्कुल ऐसा हुआ है, क्योंकि हमारी जो पॉलिसीज़ थी हमारी गवर्नमेंट की, वो थी ह्यूमन डेवलपमेंट की, ठीक है। और उस पे बहुत कम काम हुआ है इससे पहले। अच्छा। सब गवर्नमेंट ने अपने तौर पे कुछ ना कुछ अच्छा काम करते हैं, ये नहीं कि हर चीज़ नेगेटिव होती है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीज़ें हो रही होती हैं, और पॉलिसीज़ तो सब पार्टीज की अच्छी होती हैं, और मैनिफेस्टो भी बहुत अच्छी चीज़ों पे होता है, मगर इम्प्लीमेंटेशन इशू है हमारे यहाँ। हाँ। हमारे यहाँ जो एक तो हेल्थ कार्ड बहुत बड़ा रिलीफ था, वो सबके लिए था, औरतें मर्दे बच्चों बूढ़े सबके लिए था। दूसरा जो सबसे ज्यादा था कि खवातीन को एम्पावर्ड करने के लिए, जो खवातीन को बिजनेस के लिए जो पैसे कर्ज दिया गया, बहुत ही कम रेट पे और बड़ा इजी सिस्टम था। कर्ज मिला था? जी जी मिला था। अच्छा। बहुत, मैं खुद भी ऐसी मैंने कई खवातीन की हेल्प आउट किया था, और उस्मान डार इसको हेड कर रहे थे, नौजवानों का भी और खवातीन का भी। ठीक है। और उसमें नौजवान ने भी काफ़ी जो है फंड के जरिए अपने कारोबार को डेवलप करना, ये था ना, ताकि हम लोग जो हम नौकरियां डिग्रियां लेके बैठे रहते हैं, व्हाई नॉट आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाएं और अपना काम करें। वो एक ठेला भी हो सकता है, ठीक है, वो एक छोटी सी शॉप भी हो सकती है, वो कोई भी काम हो सकता है, काम कोई भी बुरा नहीं होता। बिल्कुल। बस ये कि आपकी जो डिग्री लेके, आप देख लें अमेरिका आज बहुत तरक्की याफ्ता मुल्क है, लेकिन उनके मैक्सिमम आबादी हाई स्कूल के बाद स्किल एजुकेशन लेती है। हमने स्किल एजुकेशन पे काम किया, हुनर सिखाना, हुनरमंद बनाना चाहिए कौम। हुनरमंद आदमी कभी फारिग नहीं बैठता, कभी नहीं, डिग्री वाला बेचारा बैठा होता है, और डिग्री भी जरूरी है, मैं तालीम के अलावा ना करे डिग्री के खिलाफ। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आप समझती हैं कि बहुत अहम है? ट्रेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, और हमने स्किल एजुकेशन पे काफी काम किया था। अच्छा, क्योंकि और खवातीन की हेल्थ को लेके भी, खवातीन की चूंकि उनकी एम्पावरमेंट की बात हो रही है, तो आज की गवर्नमेंट तो हम देखते हैं अब तो खवातीन हमें नजर आती हैं, चूंकि सीएम भी खातून हैं, और उनके इर्द गिर्द हम देखते हैं ज्यादातर खवातीन को मौके दिए गए हैं, वो सर्व कर रही हैं। तो इस पूरे टेन्योर को किस तरह देख रही हैं? मैं समझती हूँ, देखिए बेनजीर भुट्टो हूँ, यहाँ पे भी एम्पावरमेंट तो है ना खवातीन की? एम्पावरमेंट है, मैं जहाँ भी हो, वो कोई भी पार्टी हो, आई रियली लाइक इट। और मैं इस हवाले से पीपल्स पार्टी को बहुत क्रेडिट देती हूँ कि उन्होंने फैसला साजी में खवातीन को शामिल किया। अच्छा। हमारे यहाँ खवातीन आ जाती हैं ओहदों पे और हो भी जाती हैं, लेकिन फैसला साजी वही कुछ 4 लोग कर रहे होते हैं, जिनमें उन खवातीन की परसेंटेज नहीं होती। ठीक है। उदा दे देना काफी नहीं है, या उनको प्रोमिनेंट आगे ले आना मीडिया पे, दिस इज नॉट इनफ। आपकी जो डिसीजन मेकिंग होती है ना, उसमें खवातीन का की रोल होना इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि खवातीन, मैं एक अपने इश्यूज, मुझसे एक औरत के इशू मुझसे बेहतर कौन जान सकता है। इसी तरह जैसे एक व्हील चेयर पे बैठा हुआ इंसान, अब हमें कोई फैसला साजी डिसेबल लोगों के लिए या डिफरेंटली एबल लोगों के लिए, एलडीए में हम रिफॉर्म्स ला रहे थे। अच्छा। उनके व्हील चेयर वाले जो यूजर होते हैं, तो उस हवाले से मैं बोर्ड का हिस्सा थी, तो मैंने उसमें कहा कि जब तक हम एक व्हील चेयर वाला यहाँ मौजूद ना हो, वो आपको बता सकता है असल मसाइल क्या है, असल मसाइल क्या है। आप और मैं कौन होते हैं उनके लिए डिसाइड करने वाले। इसी तरह खवातीन के हवाले से डिसीजन मेकिंग, पॉलिसी मेकिंग खवातीन की मौजूदगी के बगैर, तो उसको उसके लिए फैसले करना, वो आई थिंक उसका होना जरूरी है, तभी बेहतर फैसले होंगे। कितना अरसा पीटीआई में रही और कैसा वक्त गुजरा? बेहतरीन वक्त। और मैं ये आप क्या ना, कितना अरसा, मैं कभी निकली गई नहीं पीटीआई से। हाँ, फॉर द टाइम बिंग जो चीजें हुई वो सबके सामने भी हिस्सा है पीटीआई का, दिल जान से। अच्छा, चूंकि दरमियान में आपने खैराबाद भी कह दिया था और पाकिस्तान तहरीक इस्तेहकाम को भी आपने ज्वाइन कर दिया, वो सबको पता था खैराबाद भी कैसे हो रहा है, अच्छा, ज्वाइन भी कैसे हो रहा है, और मैंने छोड़ भी दिया था। और बहरहाल के अब आप पाकिस्तान तहरीक इस्तेकाम का हिस्सा नहीं है? नहीं, मैं का हिस्सा नहीं, मैं इस्तीफा दे चुकी थी। और दूसरा ये कि ये चीज होती है दिल से। ठीक है। आप कहते हैं ना, पहली मोहब्बत नहीं बोलती और जबरन तो निकाह भी नहीं होता। तो पहली मोहब्बत मेरी, और मैंने जितना पीटीआई ने और लीडरशिप ने, इमरान खान साहब ने और सैयदा सलोनी बुखारी, फौजिया कसूरी जैसे लोगों के साथ, मैंने एहसन भाई के साथ, महमूद रशीद जैसे, डॉक्टर यास्मीन,
इन लोगों के साथ काम किया है और बिलीव यू मी के बहुत इज्जत मिली एज ए वर्कर। मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं था, मैं कोई फ्यूडरल लॉर्ड की किसी की बहू बेटी नहीं थी, मैं एक वर्कर थी, ग्रास रूट से आगे काम किया और मुझे एक्नॉलेज किया गया। ठीक है। और मैं जब अपोजिशन में भी रही तो बहुत वोकल थी और गवर्नमेंट में भी एक कुछ जिम्मेदारियां भी निभाई, हमेशा पार्टी का ओहदा भी रहा। तो मैं समझती हूँ शुक्रगुजार हूँ अपनी पार्टी की जिसने ये इज्जत दी। और जब ये सीएम के इलेक्शन में मंडी लगी हुई थी बिकने बकाने पर, तब अल्लाह का शुक्र है ईमान नहीं हिला और बिके भी नहीं ना। और कोशिश ये की कि जो पार्टी का मंशूर है, एजेंडा है, इसको लेके काम किया जाए। अच्छा, इस वक्त मैडम हमने देखा है कि ख़ास तौर पर हम पंजाब की चलें बात कर लेते हैं, साउथ पंजाब में इस दफ़ा तो हर ज़िले को ही फ्लड ने टच किया और ये जो सैलाबी सूरत हाल, इससे पहले गालिबन 55 साल के बाद इस तरह का सैलाब आया है और हज़ारों ने लाखों लोग इवैक्यूएट हुए हैं। मवेशी हैं, बहुत से मवेशियों के जाने चले गई, इंसानी जाने नुकसान हुआ, प्रॉपर्टीज़ का नुकसान हुआ, ज़मीनों का नुकसान हुआ, जिससे हम देखने आने वाले वक्त में बहुत बड़ा क्राइसिस भी आएगा, खड़ी फसलें खत्म हो गई। जी, ऐसी सूरत हाल में आप क्या समझती हैं एज अ पॉलिटिकल वर्कर, जो दीगर ये सब लोगों को मिल नहीं जाना चाहिए, मिलकर काम नहीं करना चाहिए, और क्या जो अमल दरामद इस वक्त किया जा रहा है वो ठीक है? मेरे ख्याल में मैं तो डे वन से इस चीज़ के हक में हूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज को आपस में ना एक दूसरे को ये अदम बर्दाश्त वाला इस तरह के वाकयात पर तो कम से कम सारी चीजें साइड पर हो जानी चाहिए। देखिए, आपका मुल्क है तो सियासी पार्टियां हैं, हुकूमतें हैं, सब कुछ है। सबसे पहली मोहब्बत आपका मुल्क होना चाहिए और इस टाइम पे क्राइसिस में कौम को सबकी जरूरत होती है। किसी को हुकूमत को भी चाहिए, किसी को माइनस ना करे अपने जाती वो गर्जेस निकाल के, क्योंकि हुकूमत जो होती है ना वो उस टाइम एक बाप के फादर फिगर होता है, जिम्मेदारी ज्यादा होती है। वो नाराज बच्चों को भी मना ले, सबको साथ लेके बैठ जाए और कहें कि आए मिलके मुल्क की बका के लिए काम करें। तो आई थिंक ये बड़ी आइडियल है सिचुएशन। लेकिन अब ये मैं बताऊं, सैलाब की बात करते हैं ना, $1,000 मिलियन वाटर आता है ये, जिसको हम रिजर्वायर्स ना बनाने की वजह से मैं इसी तरफ आ रहा हूँ। हाँ, तो मेरी तो ये पूरी आप पॉलिटिकल जो मैंने पार्लियामेंट में आप मेरी गुफ्तगू सुन लें, हालांकि मेरा ज़राअत से कोई ताल्लुक नहीं, मेरी तो कहीं कोई जमीन भी नहीं इस घर के जमीन के अलावा, लेकिन ये ज़राई मुल्क है जो ज़राअत पे, और हम इतना, बांग्लादेश हमारा हिस्सा था, जी। हम आज भी कपास रॉ सूरत में एक्सपोर्ट करते हैं और वो लोग ने ब्रांड की सूरत में जाके 1000 टाइम बेटर हमसे प्रॉफिट ले रहे हैं, दुनिया में नाम बना लिया अपना। और हम लोग अपने फूड बास्केट, पंजाब का जो फूड बास्केट है ये एशिया का सबसे बड़ा फूड बास्केट है। हम इंडिया से आलू मंगवा रहे होते हैं, टमाटर मंगवा रहे होते हैं, एक्सपोर्ट करना चाहिए बाहर। वही ना, आपका छोटा किसान जो है उसको टेल एंड पे बिठा देते हैं, उसको फैसिलिटेट नहीं किया जाता। बिल्कुल। आप देखिए इंडिया में छोटे किसान को कितना फैसिलिटेट किया जा रहा है, लेटेस्ट मशीनरी नहीं है, इस पानी को अब जाया कर रहे हैं, रिजर्वायर्स नहीं बना रहे, अंडरग्राउंड की जमीन के पानी का सतह नीचे जा रही है। आप आजकल वो डीप वेल और कुछ इस तरह नाम से बनता है, टनल टाइप, जो पानी को जमीन के अंदर ले जाती है। बिल्कुल। और दूसरा ये स्टोरेज सिस्टम जो है पानी का, उस पर बात हो सकती है, और किसान के क्या मसाइल हैं इस पर आपसे मैंने बात करनी है, क्योंकि आपके दौरे हुकूमत में भी किसानों के मसाइल तो बहरहाल रहे हैं, मगर आज भी किसान वो कहाँ खड़ा है, बिल्कुल इस पर बात करनी है। लेकिन नाज़रीन भी वक्त शॉर्ट ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से जारी करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं हीरोज़ ऑफ पाकिस्तान और हमारे दरमियान मौजूद हैं सादिया सुहेल राना साहिबा। ब्रेक से पहले बात हो रही थी पॉलिटिकल चैलेंजेस के हवाले से, कोई पर्सनल लाइफ के हवाले से, मगर ख़ास तौर पर जिक्र हुआ है किसान का। तो आज जो किसान की सूरत हाल है, सैलाबी सूरत हाल है पूरे मुल्क में, और बहुत परेशानी, हर शख्स ही परेशान है, मगर जो किसान के साथ हुआ है वो बहुत परेशान हाल है। और उनके तो ख़ानदान, कई लोगों के ख़ानदान ऐसे हैं जो सैलाब में बह गए, मवेशी बह गए, और ज़मीनें तो खैर उनके तो हालात बहुत अफसोसनाक हैं। मैडम क्या कहेंगी किसान के हवाले से? हम देखते आ रहे हैं पिछली कई दिहाइयों से किसान जो है वो परेशान हाल है, हुकूमतें आती हैं, नारे लगते हैं,
और हुकूमतें चली जाती हैं, मगर किसान जो है वो परेशान हाल रहता है। तो किसान के हवाले से जब आपका दौरे हुकूमत रहा, आपकी पार्टी का दौरे हुकूमत रहा, तो कौन से इश्यूज थे जिनको हाईलाइट किया गया? पहले वो इश्यूज पे मैं चाहता हूँ हम कुछ बात कर लें, क्योंकि उन मसाइल का हल निकला या नहीं निकला ये तो बिल्कुल एक अलग मामला है, इस पर तो बात बाद में करेंगे। मसाइल कौन कौन से हाईलाइटेड हैं? देखिए, मसाइल थे सबसे ज़्यादा छोटे किसान के, जिसको टेल एंड पे बैठाया जाता है, जगह मिलती है उसको, वो आलू की फसल लगा रहा है, टमाटर लगा रहा है, गन्ना लगा रहा है, गन्ना ले लेके खड़े रहते हैं शुगर मिल्स के बाहर। माफिया ये जिस तरह उन लोगों के साथ वो अपने गन्नों को आग लगा देते हैं, आलूओं को आग लगा देते हैं। इंडिया से आप आलू मंगवा रहे हैं, टमाटर मंगवा रहे हैं, आपका अपना किसान, ना उसको पानी अवेलेबल है, ना उसको बिजली के बिल जो है वो उसको ना उसको लेटेस्ट मशीनरी। लेकिन अब चीजें चेंज हो रही हैं। आज भी हमारा किसान उस पुराने रवायती अंदाज में जो टाइम की कंजम्पशन होती है, आजकल लेटेस्ट मशीनरी लगाकर अच्छे बीज, अच्छी चीजें आप उसको प्रोवाइड करें तो वही फसल वो उससे आधे टाइम पे उससे कंज्यूम कर सकता है मैक्सिमम। ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ आप लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी है उसके आप मिनिमम पानी से मैक्सिमम ग्रोथ कर सकते हैं। वो हमारा सिस्टम उसमें कोई नहीं है। हमारे साउथ पंजाब में ऐसी कई जगह हजारों एकड़ जमीनें ऐसे खाली पड़ी हैं जिसे मैंने आई फिटनेस किया है, जहां मीठा पानी भी है, लेकिन वहां उनको फसलों के लिए फैसिलिटेट नहीं किया जा रहा। वहां चना उग सकता है, गंदुम उग सकती है और भी दीगर फसलें उग सकती हैं। हमारे यहाँ असल में देखें, पंजाब एक आपका फूड बास्केट है, लेकिन एज ए प्रायोरिटी ज़रूरी तौर पे इसको फैसिलिटेट करने के लिए आपकी मौसमों से पहले भल खुदाई होनी चाहिए। नहरी पानी कहाँ तक जा रहा है, छोटे किसान को कैसे आपने फैसिलिटेट करना है, कर्जे देने हैं, कर्जों की को आसान बनाना है कि वो इन्वेस्ट कर सके अपनी ज़मीन पर, बेहतर खाद वहाँ से डाल सके, बेहतर चीजें इस्तेमाल कर सके। हमारे यहाँ देखिए जितनी प्रोडक्शन होगी उतना ये जो फुकदान है यहाँ पर वो खत्म होगा, किल्लत खत्म होगी। एग्जैक्टली, हम फिर वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं जी। और आपकी जब आबादी जिस तेजी से बढ़ रही है, आपकी वो फूड बास्केट तो एक्सीड ही नहीं कर रही। और हम चूंकि लेटेस्ट तरीके नहीं कर रहे, हम पानी जब सैलाब की सूरत में आता है हमारे गांव के गांव बह जाते हैं। हर बार हम रोते हैं, लेकिन उसका जो हल पता होता है कि सैलाब आ रहा है, हर साल आता है। देखिए, हमारी गवर्नमेंट में जो मिलियन ट्री सुनामी की बात हुई थी वो बहुत जरूरी है। आज जो क्लाइमेट चेंज का इशू है, क्लाइमेट चेंज इंसान, देखिए ना, आपने तमाम वो ग्रीन लैंड जो है उसको ब्राउन करार दे के, उसको ग्रे करार दे के आपने उसमें सोसाइटीज बना ली हैं। आपने दरिया का जमीन भी कब्जा कर लिया है। आपने नहरों को खुश्क कर दिया, कचरे खाने, आपने तमाम ड्रेनेज सिस्टम लाहौर का रावी में फेंक रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, ये ड्रेनेज सिस्टम की तरफ भी मैंने आना है कि सीवरेज का निजाम जो है ये हम स्टोरेज भी कर सकते हैं पानी की, मगर चूंकि आपने जिक्र किया है ये दरिया रावी के गिर्द जो सोसाइटीज है उनका, तो ये रूडा का जो अप्रूवल था ये गालिबन आपके दौर में ही दिया गया, तो इसकी प्लानिंग पे ये चीजें तय नहीं की गई थी कि इनके बंद कैसे बनेंगे? पहले ये हिफाजती जो बंद हैं उनको बना लिए जाएं, उसके बाद ये लॉन्च किया जाए, या ये अप्रूवल उसके बाद सोसाइटीज को दे दो? अच्छा, ये जो एक तो ये जो है ना कि रूडा हमारे दौर में सबसे पहले तो मुझे इसको क्लियर करने दें, जब मैं ऑपोजिशन में तब थी तब हमजा शहबाज ने ये एक रावी सिटी के नाम से ये एक प्लान था, रूडा से मिलता वही एरिया था, लेकिन रूडा क्योंकि उस पर काफी काम हो भी रहा था। ठीक है। जब पीटीआई के दौर में जब इसको डिस्कस किया गया इस प्लान को कि बजाय खत्म करने के, क्योंकि काफी इन्वेस्ट भी हो चुका था, तो खान साहब ने जो सवाल से, जितनी मीटिंग में एलडीए का हिस्सा थी, ठीक है, और हमारे वाइस चेयरमैन एसएम इमरान और इमरान अमीन जो रूडा के सीईओ हैं, ये जिस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे बनाया जा रहा है और अगर पाया तकमील तक जिस तरह हमारी एक प्रोग्राम था, ये तो रावी को एक किस्म का जिंदा करने वाली बात थी। रावी जो इस टाइम एक कीचड़ बन चुका था, बिल्कुल लगता ही नहीं था कि दरिया है, बस सवाए पूरे शहर का फुजला वहां जमा हो रहा है और ड्रेनेज सिस्टम वहां पे ड्रॉप हो रहे हैं। रावी के वहां पे पानी को साफ करने के जो प्लांट्स लगने थे, बंद लगने थे, नहरें डेवलप होनी थी, और उस एरिया को जो वहां डेवलप होना था वो इस तरीके से होना था, वो सैलाब प्रूफ होना था, वो जलजला प्रूफ होना था। अच्छा। और बहुत ही लेटेस्ट, मतलब बाहर के ममालिक से एक्सपर्ट थे जो इस पे काम कर रहे थे। ये काफी अरसा गुजर गया, इस पे काम शुरू क्यों नहीं हुआ? शुरू नहीं हो सका उस तरह। एक तो देखें, एक हुकूमत जो एक इनिशिएटिव लेती है, हमारा अलमिया क्या है,
एक आपने काम शुरू किया, हमने हेल्थ कार्ड शुरू किया, ठीक। अब दूसरी गवर्नमेंट आती है, अब जैसे बेनजीर इनकम सपोर्ट काम था, हमारी गवर्नमेंट आई, हमने उसको नहीं रोका, इसलिए कि वो एक अच्छा काम था। हाँ, हमने उसमें छांटी की, क्योंकि बहुत से लोग उसको फेक शनाख्ती कार्ड ऐड करके नंबर्स के थ्रू भी बड़ी कैंपेन चलती है, वो चल रही थी। हम लोगों ने उसको प्योरीफाई किया कि असल जो हकदार है उन्हें ये कंटिन्यू रहे। हमारा हेल्थ कार्ड था बहुत ही बेहतरीन, हर शहरी उससे मुस्तफीद होता था। नई गवर्नमेंट आती है उसको चेंज कर देती है, बंद कर देती है। अब रूडा जिस प्लानिंग पे, जिस स्ट्रक्चर पे हमारा काम हो रहा था, अब उसमें अपनी चीजें के ये क्रेडिट कहीं पिछली गवर्नमेंट को ना चला जाए, तो इसलिए इसमें अपना ऐड करना, अपनी चीजें, उसको रोक दिया जाता है। ठीक है। अच्छी चीजें जो मुल्क के मफाद के लिए हो, मेरा ख्याल है वो कोई भी गवर्नमेंट करे, उसको रोकना नहीं चाहिए, कम से कम उसे जारी रहना चाहिए, जारी रखना चाहिए, क्योंकि एक आम आदमी को फायदा हो रहा है उससे। बिल्कुल। और एक ऐसी सिटी बनने जा रही थी जो आज के जमाने की लेटेस्ट सिटी, और जिसमें फैसिलिटी और पानी की प्योरीफाई करना, गलाजत के ढेर जो हम डाल रहे हैं, दरिया को साफ करना, उसमें पानी फिल होना, ताकि जो भी पानी आए, दरिया भी छोटे छोटे बंद बनना उस पे, और हम उसको इतना जबरदस्त प्लान था। और अगर आज अल्लाह करे कि वैसे हो जाए, ठीक है, तो ये एक शाहकार। मेरा सवाल असल में यही है कि चूंकि ये जो बंद बनना और इस तरह की ये प्लानिंग का हिस्सा है ना, सबसे पहले तो बंद बनाया जाए, तो ये आज तक क्यों नहीं बन सके? चूंकि हर साल सैलाब तो आता है, वो तो अलग बात है ना, ये कि इस दफा जो सैलाबी रैला गुजरा है वो पिछले 55 साल में नहीं गुजरा, कई दिहाइयों से नहीं गुजरा, मगर सैलाब तो हर साल आता है। तो ये बंद तो सबसे पहले हिफाजती इकदाम जो प्रिकॉशन मेजर सबसे पहले होने चाहिए। हमारे यहाँ चैलेंज क्या आया, क्यों नहीं हो सकता? हमारे यहाँ हमेशा काम हादसों के बाद होता है, हादसे रोकने के लिए काम। हादसों के बाद तो सिर्फ अफसोस ही होता है, अफसोस ही होता है ना। लेकिन यही मेरा भी है, हर गवर्नमेंट जो आती है ना, वो आती है यही एजेंडा लेके, जब आ जाती है तो उसकी प्रायोरिटी सडनली चेंज हो जाती है। ठीक है। और जो हमें प्रिकॉशंस, देखें जलजले आते हैं हमारे मुल्क में, सैलाब आते हैं, सैलाब का आपका जो एरिया है सैलाब हिट करता है, आपको सबसे पहले उसको महफूज करना चाहिए कि उसमें इतना पानी आएगा। ये मैं कहती हूँ कोई भी गवर्नमेंट इंक्लूडिंग आर्स, ठीक है, मैं ये कहती हूँ कि प्रायोरिटी नंबर 1 पे ये चीजें नहीं रहती, कहीं पीछे बस पुश्त। फिर हमारी जो एक ये रेड टेप सिस्टम है ना, इतना प्रोसीजर लंबा होता है। अगर आपको एक काम करवाना है, हमने एलडीए में थे, हमने कई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, अब वो जी फाइल कैबिनेट में फंस गई है, अब कैबिनेट ने दिया, असेंबली में चली गई है, असेंबली से निकली है, आपकी ब्यूरोक्रेसी ने रोक ली है। टाइम एफिशिएंट नहीं है कि आपको बस कि अभी मैं कितने भी जज्बा लेके आऊं। मैं ना पॉपुलेशन, जब मैं ऑपोजिशन में थी, मैं स्टैंडिंग कमेटी थी फॉर पॉपुलेशन, उसमें मैं बनी उसकी मेंबर, उसकी उस टाइम जकिया शाहनवाज चेयरपर्सन। अच्छा, मैं बड़ा जज्बा लेके आई थी कि मैं तो, आपको आज सबसे बड़ा इशू इस मुल्क का पॉपुलेशन है, कंट्रोल जो हमारा नहीं है, हमारी आबादी जिस तेजी से बढ़ रही है, आपके जो मौजूदा सोर्सेज हैं वो उसको पूरा ही नहीं कर सकते। बिल्कुल, और ये आने वाले वक्त में एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाएगा, डिजास्टर होगा, पानी की किल्लत, गजाई किल्लत, तो क्लाइमेट के हवाले से अब इतनी सी जगह पे आप उसकी कैपेसिटी से ज्यादा चीजें भर दें, तो वो क्या आप उससे, मैंने जकिया आपा को मैं कहा, जकिया आपा ये हम कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, मैं जज्बे में भरा हुआ, मुझे कहती बेटा सांस लो, रिलैक्स रहो। तुम्हें आपको पता है इस कमेटी को फंड ही नहीं मिलते। अच्छा, आप जो मंसूबे बना रही हो, कैंपेन आप कह रही हो कि करेंगे, इसके लिए फंड नहीं है, और उसकी प्रायोरिटी, गवर्नमेंट की प्रायोरिटी नंबर लास्ट है पॉपुलेशन। अच्छा। जबकि मैं समझती हूँ इस मुल्क में जैसे बांग्लादेश में हुआ, इमरजेंसी लागू की गई पॉपुलेशन को लेके, बढ़ती आबादी की रोकथाम के लिए मसाजिद को यूज किया गया, और हमारे यहाँ तो फतवे आ जाते हैं अगर आप कोई ऐसी बात शुरू भी करें। तो इस वजह से जब मुझे हकीकत अंदर सिस्टम में रह के पता चली ना कि, और मैं बताऊं, सियासतदानों से बड़े जो रुकावट है ब्यूरोक्रेसी है पाकिस्तान की। अच्छा, वो काम को वो अपने हाथ में रखती है, होने नहीं देती। मैं आपको बताऊं, सियासतदानों को लोग बहुत गालियां देते हैं, बाकी इदारों को भी गालियां देते हैं, लेकिन ब्यूरोक्रेसी पाकिस्तान की इस हद तक खतरनाक है और होल्ड है। आप किसी इदारे को हेड करते हैं, आप मिनिस्टर हैं, आप तब्दील करना चाहते हैं, फौरी रिफॉर्म्स लाना चाहते हैं, कहा जाता है सर ये तो आपकी डोमेन ही नहीं है। अच्छा सर, ये तो आप कर ही नहीं सकते। तो जिनकी डोमेन है वो क्यों नहीं करते? हाँ, वो भी नहीं करते, वो करने नहीं देते। मतलब आपको इतनी रेजिस्टेंस मिलती है उस पूरे सिस्टम में काम करने की। ये सिर्फ खला वहां पर है पूछने वालों पर, कि जो डोमेन जिनकी है वो काम नहीं कर रहे, उनसे पूछा नहीं जा रहा।
यही देखे ना, हमारे यहाँ अकाउंटेबिलिटी नहीं है, हाँ, और राइट पीपल फॉर द राइट जॉब, ये बिल्कुल इतने बड़े खलास Merit. हमारे, मेरिट नहीं है। दूसरा, हम जो कहते हैं ना कि डायरेक्ट गवर्नमेंट का जो कॉन्सेप्ट है, वो इसीलिए कि जब आवाम डायरेक्ट मुंतखब करती है ना, हाँ, आपको लाती है, तो फिर वो जवाबदह भी आप उसके होते हैं। बिल्कुल होते हैं। आप ये तरीके, ये चालाकी ये नहीं कर सकते, नहीं कर आंखों में धूल नहीं जोड़ सकते। तो आई थिंक हमारे मुल्क को अब इस साइड पे जाना चाहिए, आंसरेबल होना चाहिए। जो लोग आंसरेबल, हम पॉलिटिकली विक्टिमाइज कर लेते हैं, जेलों में भी डाल देते हैं, लेकिन जो लोग मुल्क का नुकसान करते हैं, मुल्क को इक्तिसादी धचका देते हैं, आपकी ये जो सैलाब की सूरत हाल है, इसको निपटने के लिए कौन से इदारे हैं, क्या काम किए हैं, क्या उन्होंने प्रिकॉशंस लिए हैं किसानों को डूबने से बचाने के लिए, फसल खड़ी जो तबाह हुई है, कोई उसके लिए किया गया? इसको किसी को आज तक इसको सजा मिली है? अब काबिले फांसी तो वो लोग हैं जो मुल्क को हर बार जीरो पे ले जाते हैं, हर बार जीरो पे ले जाते हैं, पर अकाउंटेबिलिटी है ही नहीं। मैं गुज़श्ता प्रोग्राम में बात कर रहा था डीजीपी डीएमए से, उन्होंने बताया कि बहुत से बड़े नुकसानात से हम बचे हैं, चूँकि हमें जब फोरकास्ट नज़र आती है कि फ़लाँ गांव या फ़लाँ एरिया फ़लाँ ज़िले में जा रहा है ये, तो अपनी बिसात के मुताबिक हम करते हैं। मगर ये अनएक्सपेक्टेड जो रैला गुजरा है इस दफ़ा, गालिबन सतलुज में तो 10 लाख क्यूसेक से भी ये ऊपर चला गया। तो मैं वापस रूडा की तरफ आऊंगा। हम जब रावी की बात करते हैं, हम लाहौर में बैठ के ये प्रोग्राम कर रहे हैं, मैंने रूडा के सीईओ का भी इंटरव्यू देखा, वो फरमा रहे थे कि ये 6 लाख क्यूसेक तक ये बेयर कर सकता है इस सैलाब को। तो मैडम, अगर हिंदुस्तान से पानी जब आता है वो 10 लाख 15 लाख क्यूसेक आ जाएगा, फिर हम क्या करेंगे? और हम रूडा को आबाद भी कर चुके हों, यानी मैं एक मंसूबे की बात कर रहा हूँ कि हम आबाद कर चुके हों एक जगह को, उसके बाद ऐसी सूरत हाल हो जाए, फिर तो ये प्रिकॉशन मेजर्स ना हुए सही। देखिए, एक तो ये कि जो क्लाइमेट चेंज है, थ्रेट्स हैं, और खुद भी आप इसका बहुत बड़ा हिस्सा है, हम खुद क्लाइमेट को चैलेंज कर रहे हैं, हम खुद जो अब जितनी ज्यादा हमारे यहाँ ट्रांसपोर्टेशन बढ़ गई है, धुआं है, हम डैमेज कर रहे हैं, हम खुद मिलकर। अच्छा, इस चीज का अब ये कि अगर उनको जो कह रहे हैं कि हमें पता नहीं था कि इस हद तक आ सकता है, ये नहीं मैं समझती, क्योंकि ये तो आज हम बैठ के कह रहे हैं कि अगले साल 30% मोर आना है इससे, तो अब आपको तो ये 1 साल पहले ही पता चल चुका है कि अगले साल की तैयारी अब आपकी तो आज के दिन से शुरू हो जानी चाहिए, ठीक है ना। अब मसला ये है कि कुछ, हाँ, कुदरती आफात ये है कि इनसे जब कुदरत अपने जोश पे आती है तो उसके आगे तो कुछ नहीं ठहरता, लेकिन इसमें अगर एक ऐसी प्लानिंग के मैक्सिमम नुकसान को रोक सकते हैं, टोटल आप समझें कि आप उससे बच सकते हैं। अल्लाह की आफात से बचने के लिए कुछ हमारे अमाल को भी दुरुस्त होना चाहिए, जो एज ए कॉम जो हमारा हाल है। मैं अभी, बल्कि ये कुछ सब्जेक्ट से लिंक नहीं है, पर मेरा दिल चाह रहा है कि अभी मैं देख रही थी आजकल हमारे वीलॉग्स, टिकटॉक्स, चीजें सब बहुत हैं। एक बच्चियां 2 अपने वालिद की जान करने की कैफियत को रिकॉर्ड कर रही थी, उनको मरते हुए, और अपने मरते हुए बाप के हाथ के अंगूठे को लेके लाइक करे। तो ये मैं कहती हूँ, जब मैं जुल्म देखती हूँ, गजा पे होता हुआ जुल्म देखती हूँ, तो मैं कहता है वो मुझे वो सेंटेंस याद आता है, क़यामत खुद बताएगी क़यामत क्यों जरूरी थी। ये हम जो है ना, कुरान में है कि बड़ी क़यामत से पहले छोटे छोटे कुदरती आफात आने, और ऐसे वाक़यात ये विरासत के हवाले से भी मैडम बड़े आते हैं कि वो डेथ बेड पे होते हैं वालिदैन, और उनके अंगूठे पकड़ के लगवाए जा रहे होते हैं, मुर्दा के लगाए हैं। मैं तो का सर रही हूँ, मुर्दा पेरेंट्स के अंगूठे, मतलब हमारे, हम इखलाकी भी जिस पस्ती है ना, पस्ती की तरफ जा रहे हैं, और हम इंतजामी पस्ती की तरफ भी जा रहे हैं। हमें कोई भी मॉरल वैल्यू सिस्टम नहीं है। हम अपने मुल्क से देखिए, काम, मैं आपको कहूँ ना कि आप अपने काम से दयानतदारी नहीं है, आप करप्ट हैं, तो लोग कहेंगे अच्छा रिश्वत लेता होगा। लेकिन अगर आपके 8 घंटे की ड्यूटी है और आप उसमें 6 घंटे देते हैं या 5 घंटे, और 3 घंटे बैठ गए, खाने चल गए, सिगरेट फूंक गए, ये भी करप्शन है। हम इसको क्यों कंसिडर नहीं करते? तो मतलब चीजों को आज एज ए कौम भी अखलाकी तौर पे भी हमें अपना अहादा करने की जरूरत है, और इंतजामी तौर पे। आप नहीं समझती कि ये तालीम की और तरबियत की खास तौर पर तालीम एक बहुत तो बड़ी कमी है, तरबियत ही नहीं है। और हमारे मुल्क कितने बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, और आने वाला वक्त कैसा होगा, अगले 10 साल बाद हम कहाँ खड़े हैं, फिर तरबियत तो ऐसी है कि अब वो हमें नजर आ रही है सोशल मीडिया। मैं बताऊं रिजवान, मैं आप मेरी पिछले जितनी भी गुफ्तगू सुन लें, आज की जो ये हमारे तालीमी इदारे हैं ना, सॉरी मैं क्या कहती हूँ, ये इंडस्ट्री है, एक फैक्ट्री है जो एक खास प्रोडक्ट्स बना के ना माशरे में फेंक रहे हैं। ठीक है, अब बड़े नाम ले लें पगो वाले स्कूलों के, तो वहां से ब्यूरोक्रेट्स निकलते हैं, सियासतदान निकलते हैं। ठीक है, और एक जो क्लर्क का बेटा है, वो जो गवर्नमेंट स्कूल में जा रहा है, वो क्लर्क बन के निकलता है,
वो क्यों नहीं भाई बन सकता डॉक्टर इंजीनियर, वो क्यों नहीं ब्यूरोक्रेट बन सकता? हमारे यहाँ ये खेप निकालते हैं, एक माइंडसेट के साथ बच्चों को माशरे में फेंकते हैं। मैंने ऐसे स्कूल देखे हैं वहां बच्चे छोटी गाड़ी में जाना पसंद नहीं करते कि ये हमारे स्टेटस के मुनाफी है। बिल्कुल। आप बच्चों का इस माइंडसेट के साथ, उसका बचपन में ये माइंडसेट बन गया है तो वो आगे जिंदगी में डीलिंग कैसी होगी उसकी? वही ना, आप देख लेना आप क्या मखलूक बना के भेज रहे हैं माशरे में। माँ बाप क्या ट्रेनिंग कर रहे हैं। एक 3 महीने के 4 में 5-6 महीने के बच्चे को आप ये मोबाइल पकड़ा रहे हैं, और माँ की ट्रेनिंग, माँ की वो गोद जो दरसगाह थी वो कहाँ चली गई, वो हिवानियत। यहाँ तो नेट पे भी कोई पाबंदी नहीं है, आप जो मर्जी देखें, जो मर्जी बनाए, शूट करें और लगा दें सोशल मीडिया पे, कोई रोक टोक नहीं। सोशल मीडिया पे कोई तमीज, कोई हदूद, कोई अखलाकियात की कोई लिमिट नहीं रही। मतलब ऐसी सी रील कि मैं यहाँ शायद तो आपसे शेयर भी नहीं कर सकती कि जो अभी केसेस मंजरे आम पे आ रहे हैं। जी जी। ये चीजों को हमें सिर्फ इंतजामी तौर पे नहीं, हमें इखलाकी तौर पे भी अपनी इस्लाह की शदीद तरीन जरूरत है, वरना माशरा जिस तरफ जा रहा है ना, ये सैलाब से भी बड़ी आफतें आएंगी। आप नहीं समझती मैडम, ये जो सियासी पार्टीज होती हैं, हुकूमत में आने से पहले रोटी कपड़ा और मकान, एक्चुअली तो ये सबका ही नारा होता है ना, सबका ही होता है। और हम तालीम भी देंगे, हम फ्री कर देंगे, मेडिकल फ्री कर देंगे, सब कुछ होता है। लेकिन हुकूमत में आने के बाद चीजें तब्दील हो जाती हैं। तो ये जो तरबियत का हम जिक्र कर रहे हैं, तो ये भी तो तरबियत हो रही है ना कि वादों की पासदारी नहीं होती। और फिर ये जो हुकूमतें हैं, हुकूमतें तो चले बाद में आगे, जो सियासी पार्टीज हैं जिनको खास तौर पर आज के नौजवान बहुत फॉलो करते हैं, उनकी भी जिम्मेदारी बढ़ गई है कि वो भी तरबियत करें। बिल्कुल, देखिए तरबियत ही, अब हम अगर अपने बच्चों को झूठ बोलना सिखाएंगे, इश्तियाल अंगेजी सिखाएंगे, तो हम उनसे क्या तवक्का रखते हैं? क्योंकि आपकी ये बात, फ्रस्ट्रेशन ऑलरेडी बहुत है, 67% यूथ है जी, और ये ब्लेसिंग है एक्चुअली। हाँ ब्लेसिंग है, लेकिन इस सेम वक्त में ये आप बम लिए फिर रहे हैं। अगर इनको डायरेक्शन ना मिली तो ये कहीं जाके भी वो है कि अनगाइडेड कहीं जाके भी ब्लास्ट कर जाएंगे। इन्हें गाइड करना, तरबियत देना, अच्छे बुरी की तमीज सिखाना, बहुत अहम, और अपने मतलब एक मॉरल वैल्यू की तरफ लेके आना, ये मासूम वक्त की अहम जरूरत है। सियासी पार्टियों को भी चाहिए। हमारे यूथ विंग्स बनते हैं, आप देख लें यूनिवर्सिटियों में एक कल्चर था कि आपके जो विंग्स हैं ये क्या बदमाशी, अपनी ताकत का इजहार करना, इस चीज का, इस कल्चर से निकलकर एजुकेशनल होना चाहिए। एजुकेशनल सर्कल, एक स्टडी सर्कल्स हुआ करते थे। ज्यादा रिस्पेक्ट का क्राइटेरिया और प्रोटोकॉल का क्राइटेरिया तो यही होना चाहिए ना, जो तालीम में सबसे आगे है, या तरबियत जिसकी बेहतर है, जो इंसान सबसे बेहतर है। हमारे यहाँ होता है कितनी बड़ी गाड़ी में आया, और क्राइटेरिया मतलब बदल गया। मैंने भी इलेक्शन की टिकट मांगी, तो मेरे मुकासात खोकर साहब थे और मुकाबले पे भी खोकर थे। मुझे उन्होंने वही कहा और मुझे पता था कि मैं हैंड पॉम्फलेट पे भी इलेक्शन जीत सकती हूँ, क्योंकि मैंने अपने इलाके में जितना काम किया है लोग मुझे जानते हैं। मुझे पैसे की जरूरत नहीं है, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है ना, मैं तो आम मीडियोकर पाकिस्तानी हूँ। तो लेकिन हमारे यहाँ कहते हैं जी वोटर भी उसी से इम्प्रेस होता है जो बड़ी डाले से होता है, जितना ज्यादा होते हैं, लीडर आया है। ये कल्चर तो हमने खुद ही बना लिया है। फिर आप कैसे चाहते हैं कि आप और मेरे जैसे लोग हुकूमत में आए, या कोई अच्छे मतवस्त तबके के जो मसाइल जानते हो, जो सोने का चमचा लेके पैदा होते हैं, उन्हें क्या पता आटे दाल का भाव क्या है। बात है कि जो मसाइल जानते हैं, जिनको मसाइल का पता हो, ऑन ग्राउंड क्या रियलिटी है, उनको क्या, वो जो कहते हैं भूख लगे तो ब्रेड खा ले, रोटी नहीं मिल रही तो केक खा ले। तो ये वाला कॉन्सेप्ट है ना, हमें पता है। मैं खुद ग्रोसरी करती हूँ, लाइनों में लगी भी हूँ, पेट्रोल के लिए भी। जब गैस की किल्लत होती थी, हमारे घर में गैस ना आ रही हो तो क्या मसाइल हो रहे होते हैं। पानी जाती है, बिजली, पानी जब नहीं आ रहा होता बिजली जाती है, लोगों की क्या ड्रेनेज यहाँ का प्रॉब्लम क्या है, सीवरेज कितनी, अभी ये बारिश हुई है तो पानी कहाँ खड़ा हुआ है, हर जगह पानी नहीं जा रहा। ये हम सब ने फेस किया खुद। आपको तो कोई मसला नहीं है ना कि आप निकलेंगे तो आपको रेड कारपेट बिछा होगा। हम वो लोग हैं जो स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुंचे हैं। मैं एक आम पाकिस्तानी हूँ, मैं कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था, बस एक वर्कर की था। आप माशाल्लाह नौजवान है, पढ़े लिखे नौजवान है, आज आपका नाम है, एक फेम है, आपने स्ट्रगल किया। उसके पीछे कोई मतलब ऐसा सपोर्ट सिस्टम नहीं था किसी ने तख्त बना के बिठा दिया। तो हम जैसे लोग, आप जैसे लोग, नौजवान हमारे जो अब आगे आ रहे हैं, इनको हम कोई ऐसा मॉरल कोई ऐसा प्लेटफॉर्म देंगे, कोई ऐसी तरबियत देंगे, कोई ऐसी जगह देंगे जिसके जरिए वो आ सके। अगर हम इसी माइंडसेट के साथ कि पैसा बोलता है, पैसा होना चाहिए, तो आप सियासत कर सकते हैं,
इस कॉन्सेप्ट के तो मैं बहुत खिलाफ हूं। यानी मटेरियलिस्टिक जो अप्रोच है इसको खत्म होना और इसका खात्मा करना पड़ेगा। बिल्कुल सही। नाज़रीन, अभी वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं और ये जो इंटरेस्टिंग गुफ्तगू हो रही है यहीं से इसका सिलसिला जारी रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं हीरोज ऑफ पाकिस्तान और ब्रेक से पहले जो गुफ्तगू हो रही थी वहीं से कंटिन्यू करते हैं। सादिया सोहेल राना साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं, कुछ पॉलिटिक्स के हवाले से भी बात हो रही है और बड़े जबरदस्त किस्म के वाकयात भी इसमें कोड हो रहे हैं। मैडम क्या कहेंगी? कुछ पॉलिटिकल तो बात हो गई, आपकी पर्सनल लाइफ के हवाले से भी हो गई। मैं रास्ते में आता हुआ ड्राइव करता हुआ आपका एक क्लिप देख रहा था जिसमें मैंने ये देखा कि आपने डेथ को 2 दफा एक्सपीरियंस किया है। मैंने कहा इससे पहले प्रोग्राम खत्म आपसे ये सवाल कर लूं, मौत को भी एक्सपीरियंस कर सकता है? अल्लाह की ज़ात है, जब जो करवाना चाहे। अच्छा, जो पहला मेरा एक्सपीरियंस है ना, वो मैं 2 हॉस्पिटल्स में डेथ डिक्लेयर किया, लेकिन हॉस्पिटल ने डिक्लेयर कर दिया? 2 हॉस्पिटल से, कैंट के बड़े मशहूर 2 हॉस्पिटल है, नाम नहीं लूंगी। ओके। हाँ, लेकिन यूसीएच में मुझे दोबारा जिंदगी अल्लाह ताला ने दी। अच्छा, उसका मैं नाम मैं जरूर लेती हूँ, एक ऐसा हॉस्पिटल है। और लेकिन उस टाइम तो था कि हॉस्पिटल डेथ डिक्लेयर कर चुके थे। फैमिली में मतलब मेरी चारपाई वगैरह जैसे पूरी फैमिली इकट्ठी हो जाती है। अच्छा। अब्बू का वेट हो रहा था, अब्बू कराची थे, कराची से आना था, तो बस अब्बू का ही वेट हो रहा था। और अब्बू आए तो अब्बू मुझे लेके वहां से चारपाई से भाग गए और सब कहें कि शायद बेटी की मौत का सदमा जो है ना बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। लेकिन मेरे वालिद का ना एक स्पिरिचुअल कनेक्टिविटी डे 1 से, उससे मैं पैदा हुई थी। उससे मैं हालांकि 8-9 साल की थी, इतनी बड़ी नहीं थी। तो वो मुझे याद नहीं है कि मैंने क्या देखा। जो मेरा सेकंड टाइम एक्सपीरियंस है उसमें तो मैंने बकायदा अल्लाह ताला से। क्या उम्र थी आपकी तब? तब मैं मेरी सेकंड प्रेगनेंसी थी, आई थिंक मैं होंगी 24 साल 25 साल तक की। और उसमें मैंने हॉस्पिटलाइज थी ऑलरेडी, कॉम्प्लिकेशन थी मेडिकल। और मेरे वालिद और मेरी सास, मरूमा सास मेरी वहाँ बैठी में थी, मौजूद थी। और मेरा बेटा है अलीशान, वो उस टाइम 2.5-3 साल का था। अच्छा, ठीक है। तो जब मुझे पहले फीलिंग शुरू हुई कि मेरे पाँव के अंगूठे से मुझे लग रहा है कुछ चीज़ सरकना शुरू हुई है। अच्छा, मैं उससे पहले बातें कर रही थी अब्बू से सबसे। अब मुझे आस्ता आस्ता फीलिंग हो रही है कि जहाँ से वो चीज़ सिरकती जा रही है वहाँ से मेरी मूवमेंट ख़त्म होती जा रही है। अब मैं बताना चाह रही थी कि अब्बू को मुझे कुछ हो रहा है या इस तरह। अब मैं एक तो बता नहीं पा रही थी, खामोश हो गई। और वो जब चीज़ बढ़ते यहाँ तक पहुँची, सीने तक, तो फिर ऐसा था कि जैसे एक वक्त में कहीं हवाई जहाज़ों के इंजन खुल जाए ना, और शोर और वाइब्रेशन और कोई चीज़ खड़क करके मेरे अंदर से चली गई। अच्छा, उसके बाद जो मंजरनामा चेंज हुआ मेरी नज़र का, अब ये था कि हॉस्पिटल का रूम था और मेरा बेड था इस तरह, और अम्मी अब्बू और मेरी सास साथ बैठे थे। अच्छा। तो अब मैं छत के इस कोने से खुद को इस सूरत में फ्लोट कर रही हूँ और अपने आप को देख पा रही हूँ। और मैंने देखा अब्बू भाग कर गए हैं बाहर, डॉक्टर्स को बुला के लाए हैं। अब मैं देख रही हूँ और आप सब ये सब महसूस कर रही हैं? खुद देख रही हूँ, महसूस क्या। तो मुझे फॉर सेकंड मिनट मुझे रियलाइज हो गया कि मेरी डेथ हो गई है। अच्छा। और क्योंकि वो मुझे अब्बू डॉक्टर्स आए हैं, पुश कर रहे हैं, और मैं जनाब देख रही हूँ परेशानी से। मैं कह रही हूँ तो मैं मर गई हूँ वाकई। और डॉक्टर कभी कोई मुझे ECG हो रही है, वो टीका जो लगाते हैं हार्ट पे। मुझे एकदम ना अपना बेटा जो 2.5-3 साल का था, बड़ा मासूम सी शक्ल, वो मुझे उसकी चकचक। मैं कहा अल्लाह ताला, मेरे बेटा तो नहीं मेरे बगैर रह सकता, तो बहुत छोटा है। अल्लाह ताला मुझे प्लीज़ जाने दे। मैं ना अपना, पहले भी आपने मुझे एक बार दोबारा भेजा है, तो मुझे ना आप जाने दें, मेरा बेटा नहीं मेरे बगैर रह सकता। अब मुझे लग रहा है कि मेरे साथ मौजूद है। अब मैं मुखातिब अल्लाह ताला ही को कर रही हूँ। तो अब वो और मुझे ना, अब मैं फ्लोट कर रही हूँ और साथ साथ वहाँ पे प्रेशर बढ़ता जा रहा है। और मैं कह रही हूँ नहीं अल्लाह मियाँ, मुझे प्लीज़ वापस जाना है, मुझे वापस भेज दे। मैं तरले मिनते पे उस पर आई हुई हूँ कि मुझे वापस भेज दें। अब ये क्या हुआ कि अब मुझे ना जैसे ऊपर खींचा जा रहा है। अच्छा।
मैंने कहा अब ये काम खराब हो गया। इतने में डॉक्टर्स वहां पे इलेक्ट्रिक शॉक के लिए ना वो लेके आए। अच्छा, अब उन्होंने एक इलेक्ट्रिक शॉक दिया तो कुछ नहीं हुआ, बॉडी मतलब जंप की, और मैं देख रही हूँ, मैं कह रही हूँ नहीं अल्लाह ताला मैं ये फाइनल हो रहा है, उसके बाद कहानी खत्म है। और मैं तरले मिनते, अल्लाह मुझे जाने दो, तरले मिनते नहीं करते कि मेरा बेटा, मुझे बच्चे की शक्ल मेरे आंखों के आगे, मुझे जाने दो, वो मेरे बगैर नहीं रह सकता, वो मेरे, और जो मेरी वो तड़प थी, वो जो मेरी एक कैफियत थी, वो अल्फाज में बयान नहीं हो सकती। एक माँ की जो जद्दोजहद थी ना, और इसी तरह सेकंड शॉक लगा, और ऊपर से प्रेशर मुझ पे पड़ता जा रहा है कि खींचने के लिए कि चलो जी वापस, मैं कह रही हूँ, और मैं रेजिस्ट कर रही हूँ। और तीसरा जब शॉक लगाया ना, किसी ने पहले ऐसे पकड़ के मुझे ऐसे खींचा और यूं पकड़ा हुआ और फिर यूं छोड़ दिया, और तीसरे शॉक पे मैं वापस अपनी बॉडी में गई। अच्छा। और मैं कलमा पढ़ते हुए उठ के बैठ गई। वाह। और मैं, डॉक्टर्स डर के पीछे हट गए। डॉक्टर्स विटनेस है इसका, विटनेस है, आपके वालिद साहब मौजूद थे? हाँ, मेरी सास मौजूद थी। डॉक्टर ने बताया कि आपका हार्ट बंद था, मेडिकली डेथ थी, आपकी क्लिनिकल डेथ थी। हम मतलब अब डिक्लेयर ही करना था। ये भी आखिरी, अब्बू ने कहा कि एक कोशिश हो, एक बार और। अब्बू रेजिस्ट कर रहे थे, और यहाँ से मेरा बाप रेजिस्ट कर रहा था, और ऊपर से मैं अल्लाह ताला से। बस वो ये ऐसी फीलिंग्स हैं कि मैं समझती हूँ मेरा अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है। उसको तरस आ गया, या जिंदगी अभी थी, अल्लाह ने कुछ और काम लेने थे। रिजवान, उस इन एक्सपीरियंसेस के बाद ना मेरी ज़िंदगी में मटेरियल चीज़ों की, ज़ाहिरी शान शौक चीज़ें मैटर नहीं करती हैं, इसलिए कि मुझे लगता है ज़िंदगी और मौत के दरमियान बहुत भारी एक लाइन है, एक सेकंड लगता है, आपकी दुनिया बदल जाती है। बिल्कुल। तो इसलिए मेरे ख्याल में इंसान को इस पे एफर्ट करना चाहिए कि जो ज़िंदगी अल्लाह ने दी है, असल जो हकीकत है उसकी तैयारी करनी चाहिए। और वो बहुत कम टाइम है, हमें पता भी नहीं चलता गुजरता कैसे है। मेरा अल्लाह ना चाहता तो ये नहीं हो सकता था। कई माएँ गई हैं बच्चे पैदा करके, छोटे मासूम, ये बस अल्लाह ने कोई काम लेना था, या मुझे शायद ये एक्सपीरियंस करा के कुछ सबक देना था कि और वो चीज़ देखें, आपको आज भी याद है, यकीनन उससे आपने सबक हासिल किया। रूहानी ज़िंदगी में मैंने देखा आप बड़ी दिलचस्पी लेती हैं ये रूहानियत के हवाले से, इन उलूम के हवाले से, तो ये कब पैदा हुआ? क्या इस वाक़े के बाद ये तब्दीली आई, या बचपन से ये आपका इंटरेस्ट था? अच्छा, बचपन से था, क्योंकि जो मेरी दादी थी ना, उनमें ये चीज़ें काफ़ी थी, उनके बारे में सुनते भी थे। हम छोटे ही थे तो उनका इंतकाल हो गया, लेकिन वो हमसे बहुत प्यार करती थी। हमारे कैंट में जो पुराना घर था, उसके जो ड्राइंग रूम में एक कॉर्नर था जहाँ वो इबादत करती थी। अब मगरिब के वक्त वहाँ की लाइट जलाना, वहाँ का दरवाज़ा खुला रखना हमारी फैमिली की रवायत थी। ठीक है। और कभी हम भूल जाते थे ना, तो खुद ब खुद लाइट जलती थी। अच्छा। खुद ब खुद दरवाजा खुलता था। अच्छा। और वो बल्ब, पता है वो स्विच कौन से थे? जो तांबे के स्विच बने होते ना, मोटे वाले। हाँ, वो मोटे पहले होते थे। हाँ, लिवर की तरह। जी। तो वो तो आम बंदे से हिलता भी नहीं है। वो खुद ब खुद हो जाना, ये हम बचपन से देखते आ रहे थे। मैंने किर्रत की आवाज सुनती थी बैठक से। बैठक में हम बैठक ही पहले ड्राइंग रूम को कहा जाता था, वो बैठ के ही होती थी। अब्बू का बेड लगा होता था एक साइड पे, जहाँ वो इबादत की जगह थी, वहां पे कोई भी नहीं सोच सकता था। अच्छा। सवाए हम दो बहनों के, जो दादी ने जिनको बहुत प्यार किया, मुझसे बड़ी बहन है और एक मैं, तो वहाँ मैंने तलावत भी सुनी, वहाँ मैंने बुजुर्ग देखे भी, और इसलिए बचपन से ये चीज़ें थी। लेकिन मुझे खुद अपने बचपन से पहले फीलिंग्स पता चलती थी, नज़र भी आती थी, लेकिन आप उसको समझ नहीं पाते। हाँ, बिल्कुल। लेकिन अब जब थोड़ा थोड़ा शऊर आया, और फिर इन एक्सपीरियंसेस के बाद मुझे लगता है वो जो इंटरनल आई थी वो ज्यादा ओपन हुई है, रूह के एक सफर के बाद शायद। तो ये इसके बाद से जो है ये अंदाजा हुआ कि हाँ, ये मामला था। जन्नत तो है, अब बाज़ लोग अक्सर कहते हैं, हम नहीं मानते किसी चीज़ को। अच्छा, वैसे मैडम कुछ लोगों के बारे में कहा जाता है कि उनकी आंखों से पर्दा हटा दिया जाता है, और वो जिन्नात को भी देख सकते हैं। मखलूक़ात है ना अल्लाह की ये भी, और उनको भी अपनी जगह चाहिए, अल्लाह का जिक्र भी करते हैं। तो आप क्या समझती हैं? क्योंकि अब मैंने कुछ वाक़यात आपके, मैं अभी जो वीडियोस देख रहा था उसमें ऐसे भी थे कि आपने जिन्नात को देखा भी, आपने एक्सपीरियंस भी किया। तो ये कब से ऐसा वाक़या शुरू हुआ, और आपको लगता है कि ये पर्दा हट चुका है और आपको नज़र आती हैं मखलूक़ात? हाँ, अल्लाह ताला है जो आपको ये इस काबिल करता है। मेरा इसमें कोई कमाल नहीं, मैंने कोई चिल्ले नहीं काटे, कोई मुराकबे नहीं किए, कभी कोई नुकसान तो नहीं हुआ?
नुकसान इस तरह थ्रेट्स तो मिलती है, तबीयत की खराबी की वजह भी बनती है। ठीक है। इसी तरह एक छोटा सा वाक़या है, वो मैं आपसे शेयर कर लेती हूँ। मेरी एक दोस्त है, वहाँ हमने जाना था, कोई सामान मैंने दुबई भिजवाना था उसके घर छोड़ने। ठीक। उसके घर मैं 12 पहले भी गई हूँ, ओके। लेकिन मुझे कभी कुछ ऐसा नहीं फील हुआ। एक दफ़ा मैं गई और मैंने सामान डिलीवर किया, उसने चाय शाय पिलाई, तो मैंने निकलते हुए कहा कि घर में सब खैरियत है, सब ठीक चल रहा है। अच्छा। तो उसने कहा हाँ, जनरली जैसे पूछते हैं। हाँ, लेकिन मेरा पूछने का मकसद कुछ और था। तो उसने कहा हाँ ठीक है। मैं कहा अच्छा, फिर मैं तो कहती है बस मैं निकलते फिर मैंने कहा आर यू श्योर सब ठीक है ना? तो उसने कहा हाँ ठीक है। मैं बंदा कोई कह रहा ठीक है तो मैं भी इंसिस्ट करती जाऊँ। मैं घर आ गई, शाम में मुझे उसका फ़ोन आता है और वो कहती है मुझे कि तुमने क्यों पूछा था? मैंने कहा बस कुछ नहीं, अगर सब ठीक है तो क्या मसला है, ये तो ठीक है। उसने कहा हाँ, उसने कहा नहीं मुझे बताओ तुमने क्यों पूछा था। तो मैंने कहा यार आई फील समथिंग रॉन्ग। कहती हाँ है। अच्छा, बहुत मसले हैं, मैं उस टाइम तुम्हें समझ नहीं आ सकी कि मैं तुम्हें बताऊं क्या बताऊं। ठीक है। आम लोग इस चीज़ पे बिलीव भी नहीं कर रहे होते, लेकिन हम शादी करके वो बेटे की आई थी, तो बहू नहीं जब आई थी तब भी उस पर किसी एक अजीब सी मखलूक ने हमला किया। अच्छा। और उसके बाद से हमारे घर वाकयात इतने ज़्यादा हो रहे हैं कि हमारे ऊपर वाले पोर्शन में तो कोई जाने को तैयार ही नहीं होता। अच्छा। मुझे कहती है तुम कुछ भी करके ना आ जाओ शाम में। मैंने अपने हस्बैंड के साथ उनके घर गई। उनके हस्बैंड और मेरे हस्बैंड काफ़ी आपस में दोस्त, बड़े गहरे। हम लोग वहाँ के तो सब बैठे हुए थे। उनके माशाल्लाह 2 बेटे 6-6 फुट के और उनकी नई बहू। वो मैंने कहा जी, कहते हैं वो ऊपर वाले पोर्शन में। मैं कहा अच्छा मैं विजिट कर सकती हूँ? वो 6-6 फुट का कोई भी मेरे साथ जाने को तैयार। मैं कहा अच्छा मुझे लाइट तो जला दो, बता दो स्विच किधर है, मैं जाऊँ सीढ़ियों में से गिरी ना जाऊँ। बहरहाल लाइट उनकी बहू ने जला के दी। अब मैं ऊपर गई ना, मैं देख रही हूँ, अब मुझे प्रेजेंस शदीद किस्म की महसूस हो रही। ठीक है। इतने में मैंने किचन में देखा एक रीछ नुमा मखलूक थी, जन्नात की होती है ये, और लेकिन उसकी सिर्फ एक आंख थी माथे पे और येलो कलर की बड़ी आंख। और वो मुझे देख रहा था। मुझे बाकायदा उसकी तपिश जो थी ना देखने की चीज़ों की, एक अलग फील होती है उसकी। मुझे महसूस हो रही कि वो मुझे देख रहा है और फॉलो कर रहा है। अब मैंने उसको देख कर भी इग्नोर किया कि मैंने देख लिया, ताकि वो कोई रिएक्टिव ना हो। बहरहाल मैंने एक चक्कर लिया। मैं नीचे जब सीढ़ियों से उतर रही थी कि जिस जगह बैठकर ये सब लोग बैठे हुए थे, उसके पीछे लॉन की तरफ एक बहुत बड़ी विंडो थी और वहां उसी साइज के हर साइज का मखलूक मौजूद थी जो उसकी फैमिली थी। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा कि एक तो वहां बैठकर बात करना भी इतना महसूस नहीं था। मैंने ऐसी फर्स्ट टाइम उनसे पूछा, वो पता नहीं कितने सालों से रह रहे थे, कि आपका अपना घर है? तो उन्होंने कहा नहीं। तो मैं कहा अच्छा रेंट का? मैं कहा फिर बदल लें। मेरा था कि इतनी पावरफुल चीज़ है, इसका मुकाबला ये करते नहीं कर सकेंगे। और इन्होंने कहा कि एक बड़ा वाकया हुआ है, बाहर 2 बिल्ली के बच्चे, यहाँ दरख्त है इसके नीचे रोकते थे। अच्छा। काली बिल्लियाँ थी। हमने तंग आके छोड़ कर आते थे, फिर आ जाते थे। हमने इनको दूध में जहर दे दिया। सही। वो दफना दिया, अगले दिन फिर निकल आई, मतलब शॉर्ट करके कि इस तरह की। मैंने उनको कहा कि फौरी चेंज कर लें, ठीक है, ये चीज़ें आपको नहीं छोड़ेंगी। बहरहाल लोगों ने इजी लेते हैं, यहाँ घर बदलना मुश्किल लगता है। हाँ, बिल्कुल। मेरी वो दोस्त अनदेखी बीमारी से 8 महीने में ख़त्म हो गई। अल्लाह अकबर। बहरहाल मैडम, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। आपसे हमने आपकी पर्सनल लाइफ के हवाले से, आपके पॉलिटिकल लाइफ के हवाले से, और ये ख़ास तौर पर मुझे बड़ा इस हवाले से तजस्सुस था कि मैं आपकी रूहानी ज़िंदगी के हवाले से बात करूँ। मैंने जो वीडियोज़ देखी, मैंने कहा आपसे बरह रास्त पूछूंगा और लोगों तक ये बात पहुँचानी है कि ये असल में वाक़यात हैं क्या। तो अल्लाह पाक सबके लिए आसानी पैदा करे, हमारी आखिर में यही दुआ होती है। और आपसे भी गुजारिश यही करेंगे, चूँकि आप सियासत का भी हिस्सा हैं, तो सियासत में जो लोग होते हैं उनकी जिम्मेदारी एक आम आदमी से ज़्यादा होती है माशरे को बेहतर करने के लिए। सो हम पर उम्मीद है कि इंशाल्लाह आने वाला वक्त पहले वक्त से बेहतर होगा। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए मोहम्मद रिजवान सरवर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।